नमस्कार, मैं हूं रवि खैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में नीति आयोग की तरफ से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी मौजूद रहे। माननीय जलागम मंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहाँ लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा नीरा नदियाँ संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है, जो सभी को जल और जीवन दोनों ही देने का करने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नौले, धारे तथा छोटी छोटी नदियां पीने के पानी तथा अन्य घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करती है। परंतु वर्तमान में इनमें से कई नदियां और इनके स्रोत अभी उनको गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है। इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस सोच के साथ मैंने 8वीं राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा पिंडर नदी के जल को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग की बैठक में किया था। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे तौर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगर की जो पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इन नगरों की पंपिंग योजनाएं
इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यशाला ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले देश के विभिन्न भागों से पधारे आप सभी महानुभावों का एक बार देवभूमि उत्तराखंड में पुनः अभिनंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए और विशेष रूप से सुमन बेरी जी और पूरे नीति आयोग की टीम का फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा का बजट सत्र 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के भाषण के बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के संचालक को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सबसे आग्रह। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम ने कहा कि आम लोगों से पहले मंत्री, विधायकों के घर और शासन के सभी आला अधिकारियों के दफ्तर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। सीएम के आदेश को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी के कोई भी विधायक और मंत्रीगण स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है, सिर्फ अल्प बुद्धि के ज्ञाता कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जबकि स्मार्ट मीटर उत्तराखंड के लिए भलाई वाली बात है, जिसमें जितनी बिजली उपयोग की जाएगी उतना ही रिचार्ज किया जाएगा। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, मंत्रीगण हैं, किसी भी प्रकार से वो स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है। ये अल्प बुद्धि के ज्ञाता जो है कांग्रेस पार्टी के लोग, वो ही इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि भ्रम फैलाने में वो नंबर 1 है। स्मार्ट मीटर हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत भलाई वाली चीजें हैं। इसमें हम जितनी बिजली यूज करेंगे उतना ही रिचार्ज करेंगे, किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क। देखिए, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, मंत्रीगण हैं, किसी भी प्रकार से वो स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है। ये अल्प बुद्धि के ज्ञाता जो है कांग्रेस पार्टी के लोग, वो ही इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि भ्रम फैलाने में वो नंबर 1 है। स्मार्ट मीटर हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत भलाई वाली चीजें हैं। इसमें हम जितनी बिजली यूज करेंगे उतना ही रिचार्ज करेंगे, किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क इसमें नहीं होगा। स्मार्ट मीटर के जरिए हमें ये पता रहेगा कि हमने अब तक कितनी बिजली यूज करी है। जब हम घर पर नहीं होंगे, कुछ दिनों के लिए बाहर होंगे, तो स्मार्ट मीटर को बंद किया जा सकता है, उसमें बिजली का कोई भी शुल्क नहीं होगा। तो ये सारी चीज जो है उत्तराखंड के जनता की भलाई के लिए की जा रही है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही कह दिया कि हमारे सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण के आवास पे, घर पे स्मार्ट मीटर की शुरुआत करी जाएगी। उसके बाद हमारे सारे जनता के घरों में स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना तैयार की जा चुकी है। हालांकि स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश के बाद से इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इस आदेश के बाद से सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर सरकार जनता पर थोपने का काम कर रही है। ये मीटर जनता की जेब पर डाका डालने का काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ये अपने उद्योग मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। सरकार को पहले जनता की आशंकाओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि पहले से मीटर होते थे तब भी बिजली की खपत हो रही थी, लेकिन अब एलईडी बल्ब होने के बावजूद भी क्या हाल है, ये सब जानते हैं। देखिए, सरकार के अधिकारी हों या भाजपा के प्रवक्ता हों, लगातार स्मार्ट मीटर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता कह रही है, उन्होंने कभी स्मार्ट मीटर की मांग नहीं की, और जनता कह रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं, ये ओवर स्मार्ट मीटर है, ये जनता की जेब पर डाका डालने के लिए लाया गया है। और उद्योगपति जो मित्र हैं, सरकार के चहेते, उन्हीं को जो है इसका ठेका मिला है, इसलिए आशंकाएं और बढ़ती हैं। और आप देखिए, पुराने दौर में जो इस मीटर होते थे, तब जो है 100 वाट के बल्ब होते थे, तब बिजली की खपत क्या होती है, और आज जब एलईडी का जमाना है, तब बिजली के बिल क्या आ रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों की जो आशंकाएं हैं, आप देखिए बिहार में इसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, उत्तराखंड में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। तो विरोध ऐसे नहीं होता है, विरोध के पीछे कारण होते हैं, और जो आम जनमानस की आशंकाएं हैं उसको सरकार को पहले दूर करना चाहिए, और चहेते उद्योगपतियों को ही क्यों इसका ठेका मिला हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आरिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। योगेश, स्मार्ट मीटर को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन मीटरों के लगने के बाद प्रदेश की जनता को, बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वहीं कांग्रेस लगातार इसको लेकर हमलावर है। किस तरीके की चर्चाएं हैं स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से देखा जाए कि जहां एक और स्मार्ट मीटर लगाने की सरकार ने बात की है, तो वही इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। लगातार राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह देखा जाए कि भाजपा ने इसको लेकर कहा है कि आमजन के हित में ये लाया गया है, और इसमें जो है बिजली की खपत जो है वो भी सही रहेगी, और साथ ही अगर वो बाहर जाएंगे तो उनको बिजली सही से मिल पाएगी। अगर वो वहां पर चाहे तो स्मार्ट मीटर को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस की जिस तरह से कह रही है कि जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, पहले डिजिटल लाए गए थे, वो डिजिटल पूरी तरह से नहीं लग पाए हैं, अब जो है स्मार्ट मीटर लाए जा रहे हैं, लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, आम जनमानस को इसका फायदा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिस तरह से बिहार में विरोध हुआ, इसके बाद अब उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया, तो ये सही नहीं है, और एक ही कुछ लोगों को, सरकार के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनकी शुरुआत जो है पहले विधायकों, मंत्रियों के द्वारा कराया जाएगा, भाजपा नेताओं के यहाँ से इसकी शुरुआत कराई जाएगी। देखने वाली बात है कि आखिरकार ये जो है स्मार्ट मीटर लग पाते हैं, नहीं लग पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, अभी तक ये विरोध जो है विपक्षी पार्टी कर रही है, लेकिन जनता के बीच क्या इसका रुख है वो आने वाले कल में साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि जनता की आशंकाओं को भी पहले दूर किया जाए, उसके बाद ही इस पर आगे कार्रवाई हो, जिस बात को विपक्ष भी कह रहा है। शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई विधायक और प्रदेश के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि प्रदेश में मंडल अध्यक्ष चुनाव संपन्न होने के बाद 28 फरवरी को जिला अध्यक्षों के चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, मंडल अध्यक्ष के जो संगठन के हमारे चुनाव थे, उसको लेकर जो जगह जगह पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, वो पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर आज यहाँ पर आए हैं, और उसी को लेकर यहाँ बैठक चल रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन अजय कुमार जी और सारे पर्यवेक्षक मौजूद हैं। वो जितना भी फीडबैक लेकर आए हैं संगठन में मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, वो फीडबैक उनसे लिया जा रहा है। जल्द ही माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव रहे हैं, उनकी घोषणा जल्दी होने वाली है। लक्सर थाना क्षेत्र के गैर समुदाय के एक युवक का नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां नाबालिग किशोरी को लेकर आरोपी लगातार लापता चल रहे हैं, तो वहीं उसकी तलाश में जंगलों में कॉम्बिंग के बाद भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। वहीं अब इस मामले में बजरंग दल ने भीकमपुर पुलिस चौकी प्रभारी को मात्र खनन कार्यों में लिप्त बताकर तबादले की मांग कर दी। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी और चौकी प्रभारी पर एक्शन के लिए सभी उत्तराखंड सरकार के अफसरों और डीजीपी से मुलाकात करेंगे। प्रशासन के द्वारा, मैं तो कहूंगा शासन के द्वारा भी कोई अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाबदेही नहीं बनती, तो ये शासन की जिम्मेदारी है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई करें। यहाँ के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने के बाद चाहे तो उनको सस्पेंड करें, नहीं तो इसमें जो भी संलिग्ध हैं उन सबको लाइन हाजिर करने का काम करें। और ये जो चौकी की बात करते हैं ना, बार बार भाई साहब भी कह रहे थे कि इस चौकी प्रभारी को चेंज करना चाहिए। मैं कह रही अभी तक ये हो जाना चाहिए था। ये नाकामी है हम सबकी, कि वो खनन के माफिया तो हैं, खनन के मामले में तो एकदम तैयार हैं, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए वो बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और हमारे शासन के लिए भी शर्म की बात है। तो यहाँ पे गंगा की आरती सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, पर दुर्भाग्य है कि इस हरिद्वार के अंदर हमें आज बेटियों की चीखें सुनने को मिल रही हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद किया जा रहा है। नाबालिग बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर बड़े षड्यंत्र के आधार पर उन्हें भगाया जा रहा है। ऐसी एक घटना बाडी टीप में हुई। एक नाबालिग लड़की 10 दिन से गायब है और कल पता लगा कि उसे खेतों में रखा गया। जिस दिन ये घटना हुई थी, हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था और वो लड़की उस दिन गांव में थी, पर उस लड़की को भगाने के लिए हिंदू समाज के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिससे वो निकलकर खेत में रुके। खेत में वो रहे तो उन्हें लोकल लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने, जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, जो लड़कियां भगाने की फैक्ट्री उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं,
जो उत्तराखंड को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने उन्हें सहयोग किया, पर उन पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्थरबाजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे पुलिस के अधिकारी जो निकम्मे हैं, नाकारा हैं, जो यहाँ दलाली करने का, खनन की दलाली करने का काम करते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। जो लड़की को ढूंढने के बजाय इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे थे, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को इसमें जांच बदल के बड़े अधिकारियों को देनी चाहिए, नहीं तो बजरंग दल इसमें बड़ी कार्रवाई को विवश होगा। कल हम इसके अंदर बड़ी कार्रवाई की घोषणा करेंगे। पुलिस के और डीजीपी के और सरकार के बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद कल इसमें बड़े आंदोलन की करेंगे। पर हिंदू बेटी का सम्मान और नाबालिग बेटी की इज्जत ऐसे चौराहों पे लूटी जाएगी, उनके घरों से उन्हें उठा के ले जाएगा, इसे किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करते। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, इस मामले को लेकर जहां अब एक और ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद भी कई लोग करने लगे हैं। फिलहाल पुलिस का इस पर क्या एक्शन है, क्या कुछ अभी तक किया गया है? मनोज, सुन पा रहे हैं आप? जी, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पुलिस चौकी प्रभारी के तबादले की मांग अब लोग करने लगे हैं। दरअसल अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि अफसर और उत्तराखंड के डीजीपी से भी वो मुलाकात करेंगे क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पुलिस की ओर से इस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, क्योंकि पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही है? दूसरी तरफ लोगों में जो आक्रोश बना हुआ है वो क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए रवि, हमने देखे कि लगातार हरिद्वार के अंदर जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि भी एक ताजा मामला हरिद्वार की लखपत कोतवाली क्षेत्र का, जहाँ पे करीब एक हफ्ते पहले एक गैर समुदाय युवक के द्वारा नाबालिग युवती को अपहरण किया गया था। ऐसा एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। हालांकि अभी तक पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन थे उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि यहाँ पे पुलिस ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, यहाँ केवल पुलिस खनन कराने का काम करती है, जबकि जो अपराधी है उनको पकड़ने का काम पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर अन्य संगठन, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर डीजीपी से भी मुलाकात की जाएगी। जो ऐसे पुलिस के अधिकारी है जो ऐसे लोगों को शरण देते हैं और यहाँ पे केवल अवैध गतिविधियों में संलिप्त है, उनको हटाने की मांग करेंगे। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पूरा मामला था, इसमें जो ग्रामीण अधिकारी थे, जो एसपी देहात थे, वो मौके पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था समुदाय के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले का अभी तक खुलासा नहीं किया गया, जिसमें लेके यहाँ जो गाँव के हिंदूवादी नेता है उनके अंदर काफी रोष देखा जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी पुलिस इस मामले में कब तक खुलासा कर पाएगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि कब तक खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी वन विभाग परिसर कोर्ट बंगला में अगर बात की जाए तो वन कर्मी 13 फरवरी से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वन कर्मियों का कहना है कि हमारी 2 सूत्रीय मांग है। पहली मांग उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करना, दूसरी मांग वर्दी नियमावली में संशोधन किया जाए। वन कर्मियों का कहना है कि इस समय फायर सीजन शुरू हो गया और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके लिए जिम्मेदार वन महकमा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मांगे हैं, एक तो हमें 2016 की वन नियमावली को वापस लाया जाए और दूसरा हमारा 1 स्टार की मांग है। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इस समय उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। हम आंदोलन की चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। दिनांक 6 तारीख से हम 10 तारीख तक काली फित्ती बाँह में बांधकर अपने वन क्षेत्रों में कार्य करते रहे। 11-12 को हमने अपने राज्य कार्यालय में आंदोलन किया और 13 तारीख से हम यहां पर विधिवत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमें उग्र आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस फायर सीजन में इस समय हमारी वन महकमे के साथ आर पार की लड़ाई होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल फोन लाइन पर हैं। दीपक, एक तरफ फायर सीजन 15 तारीख से शुरू हो गया है प्रदेश में, दूसरी तरफ लगातार वन कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। अभी तक इस जिले के अधिकारियों की ओर से कुछ कहा गया है क्या इस मामले को लेकर, और कितनी दिक्कतें हो सकती हैं अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही? जी रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के पास कोट बंगला में ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी जनपद की तो ये अग्नि के ये उत्तरकाशी जनपद जो है, क्योंकि ये
70% जो वनांचल क्षेत्र है, कहीं ना कहीं अगर जो फायर सीजन है इसमें अगर ये इनकी हड़ताल जारी रही तो कहीं ना कहीं जो वन है और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे आग लगने की संभावना है, तो इसके लिए जो है फायर इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो हड़ताल चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। बिल्कुल दीपक, ठीक कहा आपने कि बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है क्योंकि फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर चमोली में वन बीट अधिकारियों का अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना 5वें दिन भी जारी रहा। 5 दिन होने के बाद भी कोई भी सकारात्मक पहल अभी शासन की तरफ से नहीं की गई है, जिसको लेकर वन आरक्षियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब वन बीट अधिकारियों ने शासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। हम यहाँ पे जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये 13 तारीख से चल रहा है। समस्त उत्तराखंड में पूरे प्रभागों में, वृत्तों में, जितने भी कार्यालय हैं सब पे चल रहा है और समस्त वन आरक्षी अपने अपने प्रभागों में पूरे कार्य बहिष्कार के साथ बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय कार्यकारिणी का हमारे HRD महोदय और हमारे हॉप साहब से उनकी वार्ता हुई थी, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे पहले भी हम शासन प्रशासन स्तर पर अपनी मांगों को रखे आए हुए हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं। केदार घाटी में चटक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इसके साथ ही कई जगहों पर अलग अलग प्रजाति के फूल खिलने से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी चार चांद लगने लगे हैं। प्रवासी पक्षियों ने भी केदार घाटी की ओर रुख करना शुरू कर दिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।